तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है मजे से होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं लोकतंत्र के क्रमिक विकास, और लोकतंत्र के क्रमिक विकास के अध्ययन के दौरान हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र की स्थापना और पुनर्स्थापना के लिए संघर्ष किए गए। उसके बाद कुछ उदाहरण लेकर के देखा, फिर लोकतंत्र की विशेषताओं को पिछले वीडियो में हमने जाना। आज अब हम जानेंगे कि लोकतंत्र के विस्तार के जो अलग अलग चरण रहे हैं वह किस तरह से हुआ है। तो आज हमारा टॉपिक होगा लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। आज हमारा टॉपिक होगा लोकतंत्र के विकास के विभिन्न चरण। इस पर चर्चा करते हुए हम जानेंगे सबसे पहले कि अगर हम प्राचीन भारत से शुरुआत करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं, तो पूरे विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र का जो प्रमाण मिलता है वह भारत से ही मिलता है। पूरे विश्व में लोकतंत्र का जो प्रथम प्रमाण मिलता है वह भारत में, और भारत के बिहार से मिलता है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, बुद्ध काल में, जब भगवान बुद्ध हुआ करते थे, उस समय में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के प्रमाण हमें मिलता है। अगर हम लोकतंत्र की शुरुआत की बात करते हैं तो हमें सबसे पहला प्रमाण मिलता है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में, जब भगवान बुद्ध हुआ करते थे। उस समय गंगा घाटी में कई गणराज्य थे जिनमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का प्रमाण मिलता है। उन अगर मैं गणराज्यों की बात करूं तो वे गणराज्य थे कपिलवस्तु का शाक्य, कपिलवस्तु का शाक्य, सुभार पर्वत के भागों का प्रांत, अलकप्त का बूली, केरुपत के कलाम, रामग्राम, कुशिनारा का मल्ल, पिप्पली वन के मौर्य और वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो लोकतंत्र के प्रारंभिक प्रमाण हमें मिलते हैं, वो लोकतंत्र के प्रारंभिक प्रमाण हमें कपिलवस्तु के शाक्य से मिलता है, सुभार पर्वत के भागों के प्रांत से मिलता है, अलकप्त के बूली से मिलता है, केरुपत के कलाम और रामग्राम से मिलता है, कुशिनारा के मल्ल से मिलता है, और पिप्पली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह से हमें ये प्रमाण मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो देखा जाए तो हमें प्रारंभिक लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। इन गणराज्यों में क्या था कि गणराज्यों में जो शासक का प्रधान होते थे वह एक निर्वाचित पदाधिकारी होते थे। शासन के जो गणराज्यों में जो शासन चलाया जाता था, उस शासन के जो प्रधान होते थे वह एक निर्वाचित अधिकारी होते थे, जिन्हें राजा के नाम से जाना जाता था। और राज्य की वास्तविक जो शक्ति थी वह एक केंद्रीय समिति के पास होती थी। पूरे राज्य की जो वास्तविक शक्ति होती थी वह एक केंद्रीय समिति के हाथों में होती थी, और उसी केंद्रीय समिति में राजा के जो निर्वाचित पदाधिकारी राजा के नाम से होते थे, उन जनता की प्रतिनिधित्व करते थे। और इन्हीं सभी प्रतिनिधियों को राजा कहा जाता था। कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य की अगर बात करें तो लिच्छवी गणराज्य में उस समय 1707 राजा प्रतिनिधि हुआ करते थे। लिच्छवी जो गणराज्य था, लिच्छवी गणराज्य के जो केंद्रीय समिति थी शासन करने वाली, उस केंद्रीय समिति में टोटल राजा प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधियों की बात करें तो 1707 जनप्रतिनिधि यानी राजा होते थे।
और उन प्रत्येक राजाओं के अधीन, उन राजाओं के नीचे भी कुछ पदाधिकारी होते थे। एक राजा के नीचे एक उपराजा, सेनापति और भंडारिक होते थे। और इस प्रकार से उस समय जो है शासन चलता था। तो इन चीजों को देखने से हम कम से कम यह तो कह सकते हैं कि प्राचीन काल में ही, अर्थात ईस्वी के छठी शताब्दी पूर्व में ही भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं पहुंच चुकी थी और बुद्ध काल में शासकों का चुनाव होता था और लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। ये रहा हमारा जो है प्राचीन लोकतंत्र के प्रमाण, प्रारंभिक लोकतंत्र के प्रमाण। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा घाटी की, ईसा पूर्व छठी शताब्दी के बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों में, गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं। लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं, लोकतंत्र के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें हमने बताया कि कपिलवस्तु के शाक के, सुभार पर्वत के भाग और जो पर्वतीय भाग थे उनके प्रांत, अलकप के बोल, केरुपुत्र के कलाम, रामग्राम, कुशीनारा का मल्ल, पिपली वन के मौर्य, वैशाली की लिच्छवी और मिथिला के विदेह आदि क्षेत्र में उस समय जो शासन होता था वह एक निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा किया जाता था। तो निर्वाचित पदाधिकारियों को राजा कहा जाता था। उस समय जो शासन किया जाता था तो शासन करने के वाले जो प्रधान होते थे उन्हें जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता था और वे निर्वाचित पदाधिकारी राजा कहलाते थे। तथा राज्य की अगर वास्तविक शक्ति की बात करें तो राज्य की वास्तविक शक्ति केंद्रीय समिति के पास होती थी, वास्तविक शक्ति किसके पास होती थी? तो केंद्रीय समिति के पास होती थी। अगर हम लिच्छवी की बात करें तो ऐसा माना जाता है, ये प्रमाण मिलता है कि लिच्छवी गणराज्य की केंद्रीय समिति में लिच्छवी गणराज्य के केंद्रीय समिति में राजा जो होते थे, केंद्रीय समिति में जो जनता के प्रतिनिधि होते थे जिनको राजा कहा जाता है, तो समिति में 1707 राजा जिनको हम प्रतिनिधि कहते हैं, राजा प्रतिनिधि थे। ठीक है। और मैंने क्या बताया कि एक राजा के नीचे एक उपराजा, एक सेनापति और एक भंडारिक होते थे। तो इस प्रकार जो चीजें हमने अध्ययन किया, इन अध्ययन के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उस समय ईसा के छठी शताब्दी पूर्व बुद्ध काल में जो है ना कि जो शासन किया जाता था वह
लोकतांत्रिक व्यवस्था से शासन किया जाता था, अर्थात राजाओं का, प्रतिनिधियों का, शासकों का निर्वाचन जनता के द्वारा, चुनाव के द्वारा होता था। तो ये हमें प्राचीन काल के प्रमाण मिलते हैं। और अगर हम आधुनिक काल की बात करें कि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के विस्तार कैसे हुआ, तो इस चीज को समझने के लिए हम लोकतंत्र के प्रारंभिक चरण की बात करते हैं, अर्थात आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विस्तार। अब आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ, अर्थात लोकतंत्र के प्रारंभिक चरण को देखते हैं। तो सबसे पहले आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की शुरुआत कहां से होती है, तो याद होगा जब हमने आप लोगों को फ्रांसीसी क्रांति का जिक्र किया था, कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं, और इस चीज को समझने के लिए आप हमारे वीडियो में देख लीजिएगा। इस पर मैं एक वीडियो बनाया हुआ हूं, फ्रांसीसी क्रांति, कक्षा 9 के इतिहास के फ्रांसीसी क्रांति में आप ये सारी चीजों का अध्ययन भी कर सकते हैं। तो अगर शुरुआत की बात करें तो 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति थी, यहीं से लोकतंत्र के विस्तार की शुरुआत, लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरुआत होती है। अगर मैं आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की स्थापना की बात करूं तो आधुनिक विश्व में सन 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरुआत होती है। इस क्रांति से लोकतंत्र के 3 आदर्श अर्थात 3 तत्वों की स्थापना की गई। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता और तीसरा भाईचारा। ये 3 शब्द हमें फ्रांसीसी लोकतंत्र से ही प्राप्त हुए हैं, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। लेकिन फ्रांस के विद्रोह ने अस्थायी और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं किया, क्योंकि हमने देखा फ्रांस के शासकों द्वारा कई बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका गया। यानी कि लोकतंत्र कहा जाए कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र की एक अस्थायी स्थापना नहीं होती है, क्योंकि यह लोकतंत्र स्थापित होने के बाद हम इतिहास में देखते हैं कि कई बार फ्रांसीसी शासकों द्वारा इस लोकतंत्र को समाप्त किया गया है। लेकिन जो भी हो, पूरे विश्व में लोकतंत्र के संदेश फैल चुका था, पूरे संसार में लोकतंत्र का संदेश पहुंच चुका था, और इस कारण से पूरे यूरोप में, और पूरे यूरोप ही क्यों कहें, पूरे विश्व में जगह जगह लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष होना शुरू हो गया था। सभी देशों को लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली, और इस दौरान हम देख सकते हैं कि कई देशों में लोकतंत्र की स्थापना भी हुई। लेकिन अगर हम बात करें कि फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना की शुरुआत होती है, तो इसमें भी हमें एक चीजें ध्यान रखना होगा कि ब्रिटेन एक ऐसा देश था जहां लोकतंत्र की स्थापना या लोकतंत्र की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से भी पूर्व में ही हो गया था। अर्थात ब्रिटेन में फ्रांसीसी क्रांति के कदम रखने से पहले ही लोकतंत्र कदम रख चुका था। 1688 ईस्वी के गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी लोकतंत्र ब्रिटेन में, उस 1688 ईस्वी के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद से ही ब्रिटेन में लोकतंत्र धीमे धीमे अपना पैर पसारना शुरू कर दिया था। हाँ, ये बात तो सही है कि ब्रिटेन में जो लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी उसकी गति बहुत धीमी रही है। ब्रिटेन में लोकतंत्र की जो विकास का चरण रहा है वो बहुत ही धीमा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही लोकतंत्र की शुरुआत वहां होती। यहां कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे राजशाही और जो सामंती प्रवृत्तियां थी ब्रिटेन में, राजशाही और जो सामंती प्रवृत्तियां ब्रिटेन में थी, वह धीरे धीरे उनकी शक्तियां कमजोर होने लगी और जनता को धीरे धीरे अधिकार प्राप्त होना शुरू हो गया।
और इस प्रकार जो है कि इस क्रांति के बाद से वहां लोकतंत्र की विस्तार देखा जा सकता है। अब अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था, वहां ब्रिटिश शासन स्थापित थी, लेकिन वहां भी लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष जो है शुरू हो गया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही लोकतंत्र की स्थापना के लिए ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए वहां भी क्रांतियां शुरू हो गई थी और उसका परिणाम यह हुआ कि सन 1776 ईस्वी में अमेरिका भी स्वतंत्र हो गया। अगर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को समझना है तो आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, मैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक अलग वीडियो बना दूं और उसके बाद वहां पर जो है ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हो गया और दुनिया का, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका में तैयार किया गया और सन 1789 ईस्वी में इस लोकतांत्रिक संविधान को अमेरिका में लागू कर दिया गया। अगर हम देखें तो 1900 ईस्वी तक यानी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक 1900 ईस्वी तक न्यूजीलैंड को छोड़ करके अभी भी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं था जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू हो। यानी कहने का मतलब कि इतनी चीजों के बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते थे कि पूरी तरह से लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी, क्योंकि लोकतंत्र स्थापित हो गया था, शासकों का निर्वाचन होने लगा था, जनता को मत देने का अधिकार प्राप्त हो गया था, लेकिन इन सबके परिप्रेक्ष्य में अभी भी सबको वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। सबको अपना मत देने का अधिकार, शासकों के चुनाव में भाग लेने का अधिकार अभी भी सबको नहीं मिला था। क्योंकि इसीलिए मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि जनता का चुनाव कुछ लोगों द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि अलग अलग देशों में मताधिकार के अधिकार प्रदान करने के अलग अलग नियम बनाए गए थे। खास करके ज्यादातर देशों में यही नियम बनाया गया था कि निजी संपत्ति वगैरह को आधार मान करके मत देने का अधिकार प्राप्त था। लेकिन न्यूजीलैंड एकमात्र ऐसा देश था जहां सन 1893 ईस्वी में ही सार्वभौम वयस्क मताधिकार लागू कर दिया गया था। यहां सबको वयस्क मताधिकार, और बहुत सारे हम देशों में देखेंगे कि महिलाओं को, जैसे अमेरिका में ही देखा जाए तो महिलाओं और अश्वेतों को मत देने का अधिकार नहीं था। उसी तरह बहुत सारे देशों में कहीं महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, कहीं गरीब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। इस तरह से ये चीजें की कमी है और इन चीजों की कमी के कारण अभी संघर्ष जारी था। यानी एक तरह से कहा जाए कि पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना के लिए, सार्वभौम वयस्क मताधिकार के लिए लोगों ने अपना जो है संघर्ष जारी रखा और अंततः आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना का प्रारंभिक चरण में देखा जाए कि धीरे धीरे इन देशों को जो है सार्वभौम वयस्क मताधिकार भी मिलना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि हम लोगों ने प्रारंभिक चरण में क्या देखा कि आधुनिक विश्व में 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना का विस्तार का शुरुआत होता है। यानी आधुनिक विश्व में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना एवं विस्तार की शुरुआत होती है। और यहां से लोकतंत्र के 3 तत्व हमारे सामने आते हैं। 3 तत्व क्या थे? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में
लोकतंत्र 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व ही, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व ही अपना कदम रख चुका था। ब्रिटेन में जो है कि लोकतंत्र की स्थापना की बात करें तो यह पहले ही शुरू हो गया था फ्रांसीसी क्रांति से, भले ही इसकी गति बहुत धीमी रही थी। यानी लोकतंत्र की बात करें तो 1688 ईस्वी के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र पर पसारना शुरू किया था। ईस्वी के गौरवपूर्ण क्रांति से लोकतंत्र अपना पैर पसारना प्रारंभ कर चुका था। और उसके बाद हम क्या देखें कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन का उपनिवेश था। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष शुरू हुआ और 1776 ईस्वी में यह स्वतंत्र हुआ। यानी 1776 ईस्वी में इस यहाँ से ब्रिटिश हुकूमत समाप्त हुई और लोकतंत्र की स्थापना हुई तथा 1789 में संविधान लागू हुआ। यानी दुनिया का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ। और यहाँ जो औपनिवेशिक क्षेत्र था, ब्रिटिश उपनिवेश से आजाद हुआ जो औपनिवेशिक क्षेत्र था, वो आपस में मिल करके और एक संयुक्त रूप से एक संघ का निर्माण करते हैं जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब आगे की बात करें तो 1900 ईस्वी तक न्यूजीलैंड को छोड़कर शेष विश्व में सार्वभौम वयस्क मताधिकार पूरे कहने की मतलब कि न्यूजीलैंड में तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार 1893 ईस्वी में ही आ गया था, लेकिन न्यूजीलैंड को छोड़ करके शेष विश्व में सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं प्राप्त था। कहीं भी मताधिकार नहीं प्राप्त नहीं था। अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में ही सार्वभौम वयस्क मताधिकार की स्थापना हो गई थी। तो ये जो चीजें मैंने आप लोगों को समझाया, मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे की बातों को जानने के लिए हम लोग एक नए शीर्षक की शुरुआत करते हैं, उपनिवेशवाद का अंत। उपनिवेशवाद का अंत, यानी कहने का तात्पर्य मेरा यह हुआ कि हमने अभी तक देखा तो इससे तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना की, लोकतंत्र के विस्तार की सबसे बड़ी बाधा औपनिवेशिक राष्ट्र थी।
तो पहले उपनिवेशों का अंत होगा, उसके बाद ही लोकतंत्र की स्थापना पूरे विश्व में फैलेगी। और उसका परिणाम हमने देखा, ब्रिटेन में लोकतंत्र की स्थापना हुई, अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन देशों को, जैसे ब्रिटेन तो एक औपनिवेशिक देश था ही, लेकिन उसका उपनिवेश संयुक्त राज्य अमेरिका था। यहां लोकतंत्र आने के लिए पहले ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना पड़ा। तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से उपनिवेशों का अंत होता है और एक दौर चलता है जहां धीरे धीरे करके सारे उपनिवेश समाप्त होते हैं और लोकतंत्र की स्थापना शुरू होती है। तो इसीलिए मैंने इसका एक शीर्षक दे दिया, उपनिवेशवाद का अंत। कुछ देशों का उदाहरण लेकर हम देखेंगे कि किस प्रकार से उपनिवेशवाद का अंत होता है। और इस क्रम में हम सबसे पहला उदाहरण लेते हैं, हम सबसे पहला उदाहरण की जो बात करें कि उपनिवेशवाद के अंत की बात करेंगे, तो सबसे पहला जो है अफ्रीका महादेश का एक देश था घाना। अफ्रीकी देश घाना की बात करेंगे, लेकिन हम कुछ चीजों को जान लेते हैं। तो उपनिवेशवाद के अंत की बात करें तो देखेंगे कि एशिया और अफ्रीका जो था उस समय, वर्तमान 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, 19वीं और 20वीं सदी के समय एशिया और अफ्रीका के अधिकतम देश किसी न किसी यूरोपीय देश के उपनिवेश थे, किसी न किसी यूरोपीय देश के उपनिवेश थे। और इन उपनिवेशों के नागरिकों को किसी भी प्रकार के राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं था और वहां के जनता इन चीजों से उब करके और लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया था। लेकिन कोई भी औपनिवेशिक राष्ट्र ये नहीं चाहता था कि वो अपना अधिकार उन देशों पर से छोड़ दे, लेकिन वहां के आम जनता द्वारा, वहां के नागरिकों द्वारा जो है लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष जोरों पर शुरू हो गया था। और इन संघर्ष को दबाने का भरसक प्रयास उन औपनिवेशिक शासकों द्वारा किया जा रहा था, परंतु अंततः उन औपनिवेशिक शासकों को जनताओं के सामने झुकना पड़ा और जनता को संतुष्ट करने के लिए उनके राजनीतिक अधिकारों की जो मांग हुई उनको पूरा करने का निर्णय लिया गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं कि सन 1947 ईस्वी में हमारा देश भारत भी ब्रिटिश हुकूमत को यहां से उखाड़ फेंकने में सफलता प्राप्त किया और हमारे देश के नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना भारत में भी हुई। और अधिकांश औपनिवेशिक देशों का उपनिवेश का जो है समाप्ति का एक अच्छा अनुभव है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी देश रहे जहां इस क्षेत्र में सफलता नहीं मिली। तो आइए हम कुछ ऐसे देशों का उदाहरण लेते हैं कि जहां के नागरिकों द्वारा प्रयास करने के बावजूद भी वहां लोकतंत्र की स्थापना का जो संघर्ष किया गया वह अस्थायी नहीं रह पाया और लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। और इसी क्रम में हम उदाहरण लेंगे एक अफ्रीकी देश घाना की। तो घाना की बात करते हैं तो घाना का प्राचीन नाम, जो घाना था इसका प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट है। प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट है। घाना का प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट है। और गोल्ड कोस्ट जो घाना था वह पहले ब्रिटिश हुकूमत का अधीनस्थ था, अर्थात कहेंगे कि ब्रिटेन का उपनिवेश था। घाना क्या था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। ब्रिटेन का उपनिवेश था। यहां पर ब्रिटेन की शासन चलती थी। अब ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध, इस ब्रिटिश शासन के विरुद्ध घाना के नागरिकों ने लोकतंत्र की स्थापना हेतु संघर्ष करना शुरू किया। और इस संघर्ष में घाना के एक सुनार के पुत्र लामे नक्रुमा
जो सुनार जाति के पुत्र थे, लामे एनक्रुमा जो पेशे से एक शिक्षक थे, उन्होंने इस संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया। अर्थात कहें कि लोकतंत्र की स्थापना हेतु एक सुनार के पुत्र तथा शिक्षक लामे एनक्रुमा के नेतृत्व में संघर्ष प्रारंभ हुआ। यह संघर्ष शुरू हो जाता है। वहां की आजादी के लिए लोग लड़ना शुरू कर देते हैं और यह प्रयास जो है ना कि सफल रहता है और 1957 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत को इस संघर्ष के आगे झुकना पड़ता है और सन 1957 में जो है गोल्ड कोस्ट यानी घाना स्वतंत्र हो जाता है। तो क्या होता है, सन 1957 ईस्वी में 1957 में घाना आजाद हो जाता है, जहां लामे एनक्रुमा पहले प्रधानमंत्री तथा फिर राष्ट्रपति चयनित होते हैं। क्योंकि लोकतंत्र के लिए जो संघर्ष किया गया था, इस संघर्ष का नेतृत्व लामे एनक्रुमा के द्वारा किया गया था, इसलिए पूरी जनता की सहानुभूति लामे एनक्रुमा के साथ थी। और जब लोकतंत्र की स्थापना घाना में हुआ, घाना जब आजाद हुआ, तो वहां के प्रधानमंत्री लामे एनक्रुमा को चुना गया और उसके बाद फिर वह राष्ट्रपति पद के लिए चयनित हुए। लेकिन यहीं पर जब राष्ट्रपति पद के लिए चयनित रहे तो यह लोकतंत्र स्थायी नहीं रह सका, यह लोकतंत्र अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रह सका, क्योंकि लामे एनक्रुमा ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति पद के लिए चयनित करवा लेता है। यानी जब वो राष्ट्रपति चयनित होते हैं तो वहां यह जो है कि अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं कि वे जब तक रहेंगे तब तक राष्ट्रपति पद को सुशोभित करते रहेंगे। और अंततः 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी में एनक्रुमा का तख्ता पलट कर दिया जाता है। अब चूंकि ये बात तो अभी सही है कि क्या एनक्रुमा जब आजीवन अपने आप को राष्ट्रपति चयनित करवा लेते तो वहां लोकतंत्र रह गया, लोकतंत्र तो वही समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार जो है कि उसके बाद वहां की सेना कार्रवाई करती है और सैनिक तख्ता पलट करके एनक्रुमा को पद से हटा दिया जाता है। और इस पूरे संघर्ष का परिणाम यही निकलता है कि क्षणिक समय के लिए लोकतंत्र की स्थापना तो घाना में होता है, परंतु अंततः फिर से घाना एक बार लोकतंत्र को अपने हाथों से खो देता है। और कहा जाए तो अफ्रीकी महादेश के अधिकांश देशों में कमोबेश यही स्थिति रहती है। तो इस तरह से लोकतंत्र के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे, लोकतंत्र को इन तरह के संघर्षों से गुजरना पड़ रहा था। आगे हम लोग लोकतंत्र के विभिन्न चरणों को आगे बढ़ाते हुए आगे की वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही।
लेकिन एक बात बता दूं, जो सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात मैंने किया था उसका कालक्रम इस तरह से रहा है कि 1893 ईस्वी में न्यूजीलैंड में सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ, 1917 में रूस में, 1918 में जर्मनी में, 1919 में नीदरलैंड में, 1928 में ब्रिटेन में, 1931 में श्रीलंका में, 1934 में तुर्की में, 1944 में फ्रांस में, 45 में जापान में, 50 में 1950 में भारत में, 51 में अर्जेंटीना और 52 में यूनान, 55 में मलेशिया, 62 में ऑस्ट्रेलिया, 65 में अमेरिका, 78 में स्पेन और 1994 में दक्षिण अफ्रीका। ये जो है इन देशों में इन समयों में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को स्वीकार किया गया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी और लगता होगा कि सोशल साइंस की तैयारी अगर आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म से हो सकता है तो आप एक बार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं। जय हिंद।